गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो आ जाओ बच्चों जल्दी से। ऑडियो और वीडियो ठीक है तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे सब कुछ ठीक है। चलो तो क्लास को शुरू करें। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा और सेकेंड चैप्टर में हम सभी पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। आज हम सभी पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी और हिंदी में इसे हम सभी कहेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान। तो इसी को हम सभी आज यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आ जाइए सभी बच्चे। ओके बच्चों, तो जो भी हमारा यहाँ पर सेल बायोलॉजी रहेगा, कोशिका विज्ञान को हम सभी पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी जो हम सभी पढ़ रहे हैं, इससे नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई कोशिका के बारे में पढ़ा जाएगा, सेल के बारे में यहाँ पर समझा जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम सभी बात करेंगे कि इसका और क्या यहाँ पर दूसरा नाम हो सकता है। इसका और क्या यहाँ पर दूसरा नाम हो सकता है। तो दूसरा जो नाम यहाँ पर रहेगा उसे हम सभी कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम सभी यहाँ पर? तो आंसर करना है साइटोलॉजी के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। तो कहीं पर सेल बायोलॉजी लिखा होगा, कहीं पर साइटोलॉजी लिखा होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि साइटोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साइटोलॉजी का मतलब क्या है? सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर हम यहाँ पर साइटो के बारे में पढ़े तो साइटो का मतलब हो गया सेल और लॉजी का मतलब हो गया यहाँ पे अध्ययन करना। तो कोशिका का अध्ययन करना, क्या करना है यहाँ पर? कोशिका का स्टडी करना यानी अध्ययन यहाँ पर करना, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ठीक है, चलो देखना उसका इस तरह से कमेंट हो आएगा एस नेम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि साइटोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो साइटोलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब होगा? साइटोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर कोशिका का अध्ययन करना, ठीक है। डन बेटा, क्लियर है? चलो अब एक हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है, किसके बारे में बात होगी यहाँ पर? ये है स्नेहलाल शर्मा, ऊपर दिख रहा है आपको कमेंट उसका? हाँ यही, इसको इसको पहले स्क्रीनशॉट लो और इसको ब्लॉक करो और इसको सस्पेंड करवाओ और कहो कि इसी तरह के बार बार यह कमेंट कर रहा है। हाँ स्नेहल शर्मा नाम है, ठीक है। अब इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और सस्पेंड कराओ इसको पूरे कोर्स से। तो यहाँ पे हम सभी बात करते हैं साइटोलॉजी, तो सेल की स्टडी करना, कोशिका का अध्ययन करना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि भाई क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि हम इतना सेल सेल कर रहे हैं तो सेल होता क्या है? ये जो सेल है ये होता क्या है? क्या मतलब होता है सेल का? कोशिका का मतलब क्या होता है? चलो तो सबसे पहले इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर एक घर बनाना है। क्या बनाना है हमें? यहाँ पर एक इस तरह से अपना एक बढ़िया बढ़िया सा एक घर बनाना है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग घर यहाँ पर बनाते हैं तो उस टाइम पे आप सभी देखोगे कि हम सभी एक ईंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ईंट हमारी कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक ईंट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक ईंट कुछ इस तरह से है, दूसरी ईंट कुछ इस तरह से है, तीसरी इस तरह से है, चौथी इस तरह से रखी है, पांचवी इस तरह से रखी है, छठी इस तरह से रखी है। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर ईंट रखी हुई है, बहुत सारी ब्रिक यहाँ पर रखी हुई है और हम सभी ने यहाँ पर एक क्या बना दिया? एक दीवार हमने यहाँ पर बना दिया।
एक वॉल हमने यहाँ पर बना दिया, एक दीवार हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमने 4 दीवार बना ली, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 4 दीवार बना ली कि भाई एक दीवार यहाँ पर, एक दीवार यहाँ पर, एक सामने एक पीछे, और फिर हमने यहाँ पर नीचे फर्श बना लिया, ऊपर हमने छत बना लिया, और यहाँ पर आप सभी देख रहे हो कि हमारा जो घर है वो बढ़िया से बन करके तैयार हो गया। तो अगर हम सभी इस घर को देखें तो इस घर की इकाई क्या हो गई, ईंट यहाँ पर इसकी इकाई हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम अपने शरीर को यहाँ पर देखते हैं तो हमारे शरीर की जो इकाई होती है जिससे हमारा शरीर यहाँ पर बना हुआ है, उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, सेल यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सेल यहाँ पर इसको हम कहेंगे। तो अगर हम सेल के बारे में बात करते हैं कि भाई सेल होता क्या है, तो आंसर क्या करना है हमें यहाँ पर कि इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, ठीक है। हिंदी में अगर हम देखें तो इसे कह सकते हैं कि यह जीवन का या जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो जब हम यहाँ पर सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल क्या है, तो आंसर करना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, सेल ही होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर सेल ही होती है। तो जीवन की इकाई क्या हो गई, यहाँ पर सेल होती है। यूनिट क्या हो गई, सेल यहाँ पर होती है, कोशिका यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि धीरे धीरे करके जो सेल होता है, धीरे धीरे करके जो हमारी कोशिका होती है, उसी से ही हमारे पूरे के पूरे शरीर का यहाँ पर निर्माण होता है। तो किस तरह से निर्माण होगा, चलो इसको भी हम सभी यहाँ पर देखें, आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी ने, अगर नोट नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत के तुरंत ही मिल जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो इसको हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए इसको हम सभी समझेंगे। अब जैसे कि सबसे पहले हम सेल यानी कोशिका के बारे में बात करते हैं, और जो हमारी कोशिका होती है ना वो एक सिंगल यूनिट है, यानी कि एक सिंपल सी वह यहाँ पर इकाई है, और आप इसको आधारभूत संरचना भी कह सकते हो, इकाई कह सकते हो, संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई, जो भी है, ठीक है। अब जब कोशिका की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो कोशिका होती है, जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती है तो उस कोशिका के समूह को हम सभी किस नाम से जानते हैं, टिश्यू के नाम से यहाँ पर जानते हैं, यानी ऊतक के नाम से हम सभी इसे जानते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि पहले तो सेल था, सिर्फ एक कोशिका थी, और फिर जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल गई, बहुत सारी कोशिकाओं ने एक समूह बना लिया, बहुत सारी सेल ने यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर बना लिया, तो उसे हम सभी क्या कह रहे हैं, टिश्यू यानी ऊतक के नाम से हम सभी इसे जानते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऊतक जब मिल करके कुछ स्पेशल यहाँ पर काम करने में सक्षम हो जाएंगे, कुछ स्पेशल कार्य यहाँ पर वह करने लग जाएंगे, तब उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ऑर्गन। क्या कहा जाएगा बच्चों, अंग यहाँ पर कहा जाएगा। क्या कहा जा रहा है, अंग यहाँ पर कहा जा रहा है। अंग जैसे आपका हृदय हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपका अमाशय यानी स्टमक हो गया, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, आपका ब्रेन हो गया, तो ये सब क्या है, अंग है। यहाँ तक कि आपकी जो स्किन होती है, आपकी त्वचा होती है, यह भी आपका एक अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सभी के सभी क्या बना रहे हैं, अब बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, यानी अंग यहाँ पर बना रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे। अब बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे जो अंग होते हैं, वह मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पर बच्चों, तो आंसर करना है कि वह सभी मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम सभी कहते हैं अंग तंत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अंग तंत्र यह बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ शब्दों के बारे में बताती हूँ, कुछ अंगों के बारे में बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने मुंह के बारे में बात किया, अपने जीभ के बारे में बात की, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने मुंह के बारे में बात किया, अपनी जीभ के बारे में बात की है, फिर दांत, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां,
फिर ग्रास नलिका यानी ईसोफेगस, फिर मैंने कहा अमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत, कुछ लीवर का भाग जहां से पित्तरस निकल रहा है, अग्नाशय, पित्ताशय यानी पैनक्रियाज, गैलब्लैडर। ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा इमेजिन करो, ये सब मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे अंग लाइन से लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ मिलकर के यह काम कर रहे हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं बच्चों, तो आंसर करना, डाइजेशन कर रहे हैं। ये जितने भी अंग मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइजेशन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। तो अब जब बहुत सारे अंग मिलकर के कोई एक कार्य करने लगेंगे, कोई एक फंक्शन करने लगेंगे, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंग तंत्र, यानी डाइजेस्ट, जो हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यहाँ पर बना, तो वो क्या है, एक अंग तंत्र। तो ऐसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बनेगा, ऐसे ही हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर बनेगा, ऐसे ही हमारा बहुत सारे, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा प्रजनन तंत्र है वो बनेगा। तो बहुत सारे तंत्र यहाँ पर बने हमारे शरीर में, है ना, तो बहुत सारे अंगों से मिलकर के हमारा क्या बना, एक अंग तंत्र यहाँ पर बना, एक ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर बना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि जब मैं इस बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को एक जगह इकट्ठा करके व्यवस्थित करके लगा दूं, एक बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर में बिल्कुल फिट कर दूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके शरीर में अरेंज कर दूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको लगा दूं, व्यवस्थित कर दूं, तब क्या बनेगा, तब आंसर करना है कि ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसको हम सभी कहते हैं कि भाई जीव यहाँ पर बन जाएगा। हम यहाँ पर ना बॉडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बॉडी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे शरीर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हो या फिर आप सभी फिजिक्स पढ़ते हो, तो वहां पर तो हम किसी भी चीज के लिए बॉडी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो पुस्तक, बुक है हमारे पास, बुक को भी हम सभी क्या कह रहे हैं, बॉडी कह देते हैं। गेंद है, उसको भी हम सभी बॉडी यहाँ पर कह देते हैं। तो इसीलिए मान लो कि कोई मर गया तो उसको भी हम सभी डेड बॉडी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसकी बॉडी वहां पे रखी गई है। तो ये क्या है, बॉडी वर्ड जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता कि आप जीवित हो या निर्जीव हो, ठीक है। तो जब आप जीवित हो तो उसके लिए हम सभी कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जीव, यानी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सबसे पहले कोशिका, कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलके क्या बने, जीव, यानी सेल, बहुत सारी सेल से मिलके बने टिश्यू, फिर बने ऑर्गन, फिर बने ऑर्गन सिस्टम, और फिर बने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या देख रहे हो, एक बढ़ता हुआ क्रम आपको नजर आ रहा है, एक बढ़ता हुआ क्रम आपको नजर आ रहा है ना। तो पहले क्या था, एक सेल था, एक सिंपल सा सेल था, और धीरे 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 करके क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक शरीर बन के यहाँ पर तैयार हो गया, एक पूरा का पूरा जीव यहाँ पर बन करके तैयार हो गया, है ना। तो ये जो बढ़ती हुई प्रक्रिया आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, ये जो बढ़ती हुई प्रक्रिया आप सभी यहाँ पर देखते हो कि भाई एक सेल से पूरा का पूरा एक जीव यहाँ पर बन रहा है, इसे हम सभी कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहा जाएगा कोशिकीय संगठन। क्या कहा जाएगा, कोशिकीय संगठन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सेल क्या है, कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो कोशिका का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, और फिर कहता है कि कोशिकीय संगठन क्या है। तो शुरू हो जाना कहाँ से, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और जीव, ऐसे करके आपको शुरू हो जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे, हाँ बहुत अच्छे, एक बच्चे ने बोला कि मैम जैसे ईंट बनी, फिर दीवार बना, फिर रूम बना, फिर घर बना, फिर पड़ोसी बने, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक सिंपल तरीके से सेल से, कोशिका से शुरू हुआ और पूरा का पूरा जीव यहाँ पर बन गया, और इस पूरी प्रक्रिया को हम सभी कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन। तो एग्जाम में पहले तो पूछ लेगा कि कोशिकीय संगठन क्या है, और कभी कभी आपसे क्या बोलेगा कि इनको लाइन से अरेंज करो, इनको लाइन से यहाँ पे लगाओ, लाइन से अरेंज इसको यहाँ पर करो, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। पेंडुलम, ओके, समझ आ गया बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी,
नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल था, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई सेल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा साइटोलॉजी क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। ठीक है, डन। चलो बहुत अच्छे। अब इसके आगे ना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैं बताती हूँ पीडीएफ आपको कैसे दिखाई देगी, एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद नहीं बताऊंगी, नहीं फिर पिटाई होगी, ठीक है। सबसे पहले आप सभी जहां पर हमारी वीडियो देख रहे हो, जो भी हमारा यहाँ पर कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो ओके मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, माई कोर्स में जा रहे हो, माई कोर्स में लिखा है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आप उसमें जाओ। ठीक, जाने के बाद ये लिखा है बायोलॉजी बाय अमृता मैम, ये आपको क्लासेस दिख रही है, ठीक है। कल की जो क्लास यहाँ पर हुई है, ठीक है, उसके बगल में आपको नोट्स वाला भाग दिख रहा है। देखो कल की जो क्लास हुई है उसके बगल में आपको नोट्स वाला भाग दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे चैट नोट्स, नोट्स में यहाँ क्या लिखा है, लेक्चर 1 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन क्लास। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का साइन आ रहा है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जैसे ही ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, वैसे ही ये नोट्स आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अभी डाउनलोड चल रहा है, ठीक है, रुक जाओ दिखा देती हूँ, नहीं तो तुम बच्चे पढ़ाने नहीं दोगे, तब से पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हो। अभी ये जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं दिखाती हूँ। ठीक है, एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है, अभी डाउनलोडिंग ही दिखा रहा है। देखो ये डाउनलोडिंग हो गया, ठीक। तो जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना बोर्ड में लिख लिख करके, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो, है ना, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्रॉस कर दो, ठीक है, बैक आपको जाना है। अब यहाँ पे लिखा है नोट्स, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नोट्स। तो जैसे ही आप सभी यहाँ पे नोट्स में जाओगे ना, अभी ये कॉलम खाली है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कल वाले जो नोट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आज शाम तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिन बच्चों को नहीं मिला है। और जो बच्चों को मिल गया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं मिला है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, A4 साइज का। अब ठीक है बच्चों, चलो अब शांत हो जाओ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं, और आज हम सभी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे हमारा जो कोशिका विज्ञान है उसके हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी सी आज हम यहाँ पर जानकारी किससे लेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। तो एक काम यहाँ पर करना है आप सभी को कि जो भी आप अपनी कॉपी पेन है उसको एक तरफ रख दो और पढ़ने के ऊपर यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारी सेल बायोलॉजी होती है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी, ऐसे अलग अलग नामों से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है वह ये कि जब कभी भी हम साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि जो साइटोलॉजी शब्द दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह बताइए कि जो साइटोलॉजी शब्द है, जो साइटोलॉजी शब्द है, इसका नामकरण किसने किया था, ये सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जो बच्चे यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ते वो बोलते हैं रॉबर्ट हुक, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी, खोज की थी, सेल की खोज यहाँ पर की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शब्द है साइटोलॉजी ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने इसको प्रपोज किया था, ये टर्म नामकरण किसने यहाँ पर दिया था, तब आपको आंसर करना है कि जो साइंटिस्ट है उनका नाम है हर्टविग। क्या नाम है यहाँ पर, हर्टविग। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा वो यही से बन जाएगा। क्या बोलेगा कि यह बताओ कि जो साइटोलॉजी शब्द है वह किसने दिया था, ये नामकरण यहाँ पर किसने किया था, तो आंसर करना हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर किया था, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ईयर के ऊपर बहुत बात होती है कि किस साल में किया था, तो जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही बताऊंगी, इधर उधर के ईयर याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो साइटोलॉजी शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था, हर्टविग के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। इसी से मिलता जुलता एक और नाम आता है साइटोजेनेटिक्स। जैसे साइटोलॉजी शब्द होता है ना, ऐसे ही मिलता जुलता एक और शब्द आता है जिसका नाम है साइटोजेनेटिक्स।
तो कई बार पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो साइटोजेनेटिक शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं H.J. मूलर। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो आप सिर्फ मूलर भी याद रख सकते हो। क्या याद कर सकते हो यहाँ पे? सिर्फ मूलर भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन बने। पहला क्या, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, साइटोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया था, आंसर करना है यहाँ पर हमारा हर्टविग। और दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि साइटोजेनेटिक शब्द किसने दिया था, तो आंसर करना है H.J. मूलर। अगर पूरा नाम याद नहीं होता तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, मूलर। ठीक है, किसने दिया था? मूलर ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ आ गई सभी को। चलो अब इसके आगे ना हम नेक्स्ट आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और इसके बाद हम सभी समझते हैं कि यह बताइए कि कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यह बताओ कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सीधे सीधे आंसर करना है रॉबर्ट हुक। क्या आंसर करना है बच्चों आपको यहाँ पे? रॉबर्ट हुक। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अभी खोजा कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक बेसिक चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक कोशिका विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, और उन्होंने ही यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या लिखा था यहाँ पर? माइक्रोग्राफिया। चलो ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब इसको हम सभी थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। किसके बारे में? रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाती हूँ, एक चित्र यहाँ पर दिखाती हूँ। जब आप इस चित्र को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आते हैं रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट। आपको यहाँ पर इनकी फोटो दिख रही है, इनकी इमेज दिख रही है, और इनका क्या नाम है यहाँ पे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो 1665 की बात है। अब ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1665 की यहाँ पर बात है। जो रॉबर्ट हुक हैं वो जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, आराम से जा रहे थे। ठीक है, और वह एक पेड़ के पास यहाँ पर पहुंचे। पेड़ के पास जब पहुंचे तो यहाँ पर इनको पेड़ की छाल दिखाई दी, जिसको हम सभी बार्क के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और बहुत सारी पुस्तकों में कॉर्क शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो कॉर्क होता है वह भी छाल से ही बनता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक है वो एक बार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? शायद चाय पीने जा रहे होंगे। ठीक है, तो वो चाय पीने जा रहे थे, तो वो एक पेड़ के पास बैठ करके यहाँ पर सुस्ताने लगे। जब वो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने लगे तो उन्होंने यहाँ पर एक छाल को देखा। ठीक है, एक कॉर्क को देखा या छाल को उन्होंने यहाँ पर देखा, और फिर उनके बाद उनको ऐसा लगा कि भाई वो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब उनको क्या लगा यहाँ पर कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका दिमाग कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने में लगा ही रहता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पर कि चलो मैं इसको ना थोड़ा सा देखता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर कि ये क्या चीज है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर खुद का इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप यहाँ पर बनाया, और माइक्रोस्कोप के अंदर आप सभी देखेंगे कि क्या देखा यहाँ पर इन्होंने? उस छाल को देखना शुरू किया। ठीक है, जब उन्होंने उस छाल को देखा तो माइक्रोस्कोप के अंदर छाल कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब अगर इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर आप देखो तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा जैसे हनी बी हाइव हो। हनी बी हाइव हो यानी मधुमक्खी का छत्ता हो, मधुमक्खी का छत्ता हो, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो जब इन्होंने यहाँ पर इसको देखा, छाल को, कॉर्क को, तो ये कैसा दिखाई दिया? बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ पर दिखाई दिया। ऐसे दिखता है ना मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, जब मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पर इनको दिखाई दिया तो इन्होंने और ध्यान से जरा यहाँ पर निरीक्षण परीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना खाली जगह है। यहाँ पे देखो पूरी खाली खाली जगह, बीच में पूरी खाली खाली जगह है। देखो यहाँ से पूरी बीच में खाली खाली जगह है ना। और ये जो यहाँ पर खाली खाली सी जगह जो दिखाई दे रही है, इन्होंने इसका नाम रखा बच्चों सैला। क्या नाम रखा इन्होंने इसका? यहाँ पर सैला नाम रखा। क्या नाम रखा? सैला नाम इन्होंने यहाँ पर इसका रखा। अब सैला का क्या मतलब होता है?
सैला का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब खाली जगह। सैला का क्या मतलब है, खाली जगह। जैसे आप सभी यहाँ पर इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो रूम, रूम शब्द पढ़ते हो, तो रूम का मतलब क्या होता है, खाली जगह। बिल्कुल ऐसे ही सेल का मतलब क्या होता है, खाली जगह। और ये जो सैला शब्द था बच्चे, ये कैसा शब्द था, लैटिन भाषा से लिया गया था। किस भाषा से लिया गया था ये, तो आंसर करना है लैटिन भाषा से लिया गया था। तो लैटिन भाषा से यह शब्द लिया गया क्योंकि यह लैटिन बोलते थे, और इन्होंने क्या शब्द दिया, सैला। ठीक है, यानी खाली जगह। ठीक, और यही धीरे 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 करके सैला सैला सैला, यही आगे जाकर के क्या बन गया, सेल बन गया। यही आगे जाकर के क्या बन गया बच्चों, सेल यहां पर बन गया। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरा नाम अमृता है, धीरे धीरे लोग मेरे को क्या बोलने लगे, अमृत बोलने लगे, धीरे धीरे। हाँ, वैज्ञानिक जो होते हैं बड़ा पेड़ के नीचे बैठते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, अमरू बोलने लगे, अम्मू बोलने लगे, ऐसे अलग अलग हो सकता है नाम। जैसे मान लो किसी का नाम यहाँ पे रमेश है, तो उसको धीरे धीरे करके लोग क्या बोल देते हैं, रामू, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, इस सैला के बारे में, तो जो सैला होता है बेटा वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, सेल शब्द में परिवर्तित हो गया। तो इससे हमें यह बात यहाँ पर पता लग रही है कि जो सेल शब्द है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, सेल किसने यहाँ पर ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। और जो सेल शब्द का जो नामकरण है वह किसने यहाँ पर किया, तो भी आपको आंसर करना है कि रॉबर्ट हुक ने ही यहाँ पर नामकरण भी किया। ठीक है, डन बच्चों, समझ आ गया यहाँ पर, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर ना एक बच्चे ने लिखा था कि मैम कॉर्क वही है क्या जो शैंपेन की बोतल में होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैम सेल टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है बेटा, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके, है ना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। बच्चों पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो मुझे आपके कमेंट ऑफ करवाने पड़ेंगे पढ़ाने के लिए, इसलिए चुप हो जाओ, शांति, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक, ठीक है बच्चों, ओके सोनम, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, थोड़ी रुक जाओ, इनके कमेंट डिलीट मत करो, थोड़ा ऐसे चलने दो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी क्या देखें, ठीक है, अब नहीं करेंगे कमेंट तुम्हारे डिलीट, ठीक है, रिलैक्स, ओम शांति, ऐसे करके थोड़ा काम डाउन हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1665 में किसकी खोज की, सेल की खोज की। ठीक है, और दूसरे नंबर पर यही जो सेल है धीरे 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 करके इतना हो गया कि फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के इससे यहाँ पर जुड़ते चले गए। हाँ, एक बच्चे ने यहाँ पे बोला था कि मैम कॉर्क क्या वही है जो शैंपेन की बोतल के ऊपर लगा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। अगर आप किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहां पर आपको जैसे HCl अगर देखने के लिए मिलेगा, कोई एसिड देखने के लिए मिलेगा, तो वह कांच की एक डिब्बी में रखा होता है, बरनी में रखा होता है, परख नली में रखा होता है, और उसके ऊपर एयर टाइट करने के लिए एक लकड़ी का गुटका लगाया जाता है। ठीक है, तो वो जो लकड़ी का गुटका होता है वही क्या होता है, कॉर्क यहाँ पर होता है। ऐसे ही घर पे आपने देखा होगा कि अचार रखे जाते हैं कांच के बर्तनों में, तो उसके ऊपर भी एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता है, वो भी क्या है आपका, कॉर्क है। ठीक है, तो कॉर्क किससे बनता है आपका, तो आंसर करना छाल से ही बनता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा रही हूं, पहले इसको यहाँ पे ध्यान रखो कि रॉबर्ट हुक 1665 की बात है, वो जा रहे थे, उन्होंने एक पेड़ देखा, पेड़ की उन्होंने छाल निकाली यानी कि एक कॉर्क निकाला, कॉर्क को उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें हनी बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ आकृति यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ खाली जगह भी दिखाई दी जिसको उन्होंने सैला नाम दिया। सैला क्या है, एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है खाली जगह, और यही धीरे धीरे आकर के किस में परिवर्तित हो गया, सेल शब्द में यहाँ पर परिवर्तित हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किस में से की थी, तो आपको आंसर करना बार्क यानी कि छाल, कॉर्क से की थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर किस ईयर में की थी, किस साल में की थी, तो आंसर करना है 1665 में यहाँ पर की थी।
ठीक है। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा तो कैसा दिखाई दिया, तो आंसर करना हनी बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सेला नाम दिया था, और यही आगे जाकर सेल नाम से परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो कुछ भी इन्होंने यहां पर देखा, जो कुछ भी इन्होंने यहां पर देखा, जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी इन्होंने यहां पर देखा, ठीक है, उसको इन्होंने ना एक डायरी बनाई। क्या बनाई बेटा, एक डायरी बनाई। और डायरी बनाने के बाद उन्होंने उस सबको वहां पर लिखना शुरू किया। ठीक है, वही आगे जाकर के एक पुस्तक में बदल गई, और उस पुस्तक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बच्चों, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या पूछेगा कि जब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, तो जो रॉबर्ट हुक है उनके द्वारा लिखी गई सेल बायोलॉजी के ऊपर पहली पुस्तक कौन सी थी, तो आंसर करना माइक्रोग्राफिया। बस खत्म बात। ठीक है, ओके, ठीक है छोटू, ओके। अभी सेल क्यों खोजे, क्योंकि वही वाली बात है ना, साइंटिस्ट के पास कोई काम तो होता नहीं था, इस वजह से। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर हुआ, सभी को समझ आया, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पर थोड़ा सा आगे हम सभी बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि भाई जो छाल होता है, यानी जो कॉर्क होता है या जो बार्क होता है, वह कैसा है, वो तो भाई जो भी हमारा पेड़ पौधा होगा उसके सबसे बाहर की लेयर होती है, और कैसी होती है, निर्जीव होती है। इसका यह मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने जो भी यहाँ पर सेल को खोजा था, वह कैसी सेल थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी बच्चों, एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। अब ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। ठीक है, कि जो इन्होंने यहाँ पे छाल देखा, उसके अंदर इन्होंने सेल की इतनी भयंकर तरीके से खोज यहाँ पर की, ठीक है, तो यह क्या है, ये तो डेड सेल है, ये तो मृत कोशिका है। ठीक, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना भयंकर काम तो किया ही था, इन्होंने यहाँ पे इतना बढ़िया काम तो किया ही था, तो इसीलिए इनको क्या कह दिया गया, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक से इनको सम्मानित कर दिया। लेकिन ध्यान रखना कि यह कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, एक डेड सेल यहाँ पर थी। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन आता है, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तुरंत यहाँ पे आएगा क्या, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो देखो यहाँ पे एक चित्र दिखाते हैं उन महापुरुष का, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज की। वो कौन है यहाँ पे, एंटोनी वेन लिवेनहॉक। इनका क्या नाम था यहाँ पे, लिवेनहॉक। ये हैं, इनके बाल देख रहे हो कितने स्टाइलिश हैं। आजकल लोग सैलून जाते हैं ऐसे बाल करवाने के लिए। हाँ, तो इनका क्या नाम है यहाँ पे, एंटोनी वेन लिवेनहॉक। आप सिर्फ लिवेनहॉक भी नाम याद कर ले तो भी काम चल जाएगा, लिवेनहॉक। ठीक है, अब लिवेनहॉक के पास हम पहुंचेंगे। ठीक है, चलो ठीक, अब लिवेनहॉक के पास हम पहुंच गए। लिवेनहॉक ने यहाँ पे क्या किया, एक जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे यह खोज हुई होगी। तो ये भी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे पता नहीं, लेकिन ये जा रहे थे बारिश में। मतलब ये जब जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, बारिश यहाँ पर होने लगी, बारिश यहाँ पर होने लगी, बारिश यहाँ पे होने लगी। घूमने जा रहे थे, ठीक है, हो सकता है कि किसी से मिलने जा रहे हो। ठीक है, तो जब ये जा रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो क्या हो जाएगा, कीचड़ आ जाएगा, कीचड़ आ गया। ठीक है, पैरों में कीचड़ लग गया, उन्होंने बूट्स अगर पहने होंगे तो बूट्स में कीचड़ लग गया, हाथों में यहाँ पे कीचड़ लग गया थोड़ा सा। ठीक है, तो कीचड़ वगैरह इनके हाथों में यहाँ पे लग गया। ठीक, फिर इनको थोड़ा ना ईचिंग सा महसूस हुआ, मतलब अनकंफर्ट महसूस होता है, थोड़ा खुजली सा अजीब सा महसूस हुआ। तो इन्होंने क्या काम किया कि इनके पैरों में जो भी कचड़ा था, मतलब, और या फिर इनके हाथों में जो भी कीचड़ था, हाथों के अंदर यहाँ नाखूनों में जो भी गंदगी थी, उन सबको यहाँ पर निकाला। यहाँ तक कि जो दांत होते हैं, अब पता नहीं ये फेस वॉश करते थे या नहीं, या ये टूथपेस्ट लगाते थे या नहीं, पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि दांतों से भी इन्होंने बहुत सारी गंदगी को खरोच खरोच करके निकाला। ठीक है, और फिर इनको इन्होंने क्या काम किया, माइक्रोस्कोप में देखा। अब उस टाइम पे माइक्रोस्कोप ऐसे बाजार में नहीं मिलता था, मार्केट में नहीं मिलता था, ये लोग खुद ही बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लिवेनहॉक ने अपने द्वारा खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप, ये क्या दिख रहा है, माइक्रोस्कोप,
ठीक है। तो अपने खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखना शुरू किया, हाथ, पैर, दांत, जो भी इनको यहाँ से खुरचन मिल गई, वो सारा सब कुछ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखना शुरू किया। ठीक है, हाँ, आत्मनिर्भर थे ये सभी। ठीक है, ये मैम लड़की थे या लड़का थे? बेटा ये लड़का थे, मतलब ये एक आदमी थे, मेल हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर देखना शुरू किया। जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि भाई ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, चलो मैं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना शुरू करता हूँ, और तब ये बिल्कुल सरप्राइज हो गए, मतलब ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? कि भाई ये क्या दिख रहा है, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिख रहा है? तो इन्होंने देखा यहाँ पर कि इस तरह से कुछ जीव इनको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं इनको? यहाँ पर कुछ इस तरह से जीव इनको दिख रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य में फंस गए। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप को हटा दिया। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप को हटाया, रोशन ब्लॉक करवा दूंगी, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई माइक्रोस्कोप को हटा दिया, फिर कुछ नहीं दिख रहा। फिर इनका दिमाग चकरा गया, अरे यार ये तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर इसके बाद इन्होंने फिर से यहां पर माइक्रोस्कोप लगाया और फिर से देखना शुरू किया। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या हो गए, यहाँ पे उत्सुक हो गए कि भाई ये मैंने क्या खोज लिया। और इन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये खुली आंखों से नहीं दिख रहे, ये मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं, जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूं तभी यह दिखते हैं, और ये तो बिल्कुल एनिमल की तरह काम कर रहे हैं। यानी ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल एनिमल की तरह ही है। ये खाना भी खाते हैं, ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, अपने सारे काम करते हैं, और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपने बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक खोज मैंने कर ली। और तब इन्होंने जो भी यहाँ पर देखा उसका नाम रखा बच्चों एनिमलक्यूल्स। ठीक है, क्या नाम रखा इन्होंने यहाँ पर? एनिमलक्यूल्स। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, एनिमलक्यूल्स, इन्होंने यहाँ पर इसका नाम रखा। इसका मतलब क्या हो गया? एनिमल के बच्चे या एनिमल जैसा इन्होंने खुद यहाँ पर कुछ देखा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और बात यहाँ पे बताती हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो एक्चुअली में एनिमलक्यूल इन्होंने देखा था ना, ये एक्चुअली में थे क्या? बैक्टीरिया। ये एक्चुअली में इन्होंने क्या देखा था? जीवाणु की खोज इन्होंने यहीं पर ही कर ली थी। ठीक है, पर इन्होंने उस टाइम पे जीवाणु इसको नहीं बोला, इन्होंने यहाँ पर इसको क्या नाम दिया? तो आंसर करना एनिमलक्यूल, इसको यहाँ पर इन्होंने नाम दिया। ठीक है, फिर इनका मन इतने में नहीं भरा, इन्होंने इसके बाद आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं को भी, खून जैसे मसूड़ा सा निकाला होगा तो कुछ खून की बूंदें भी आ गई होंगी, वो भी यहाँ पर इन्होंने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं ना, वो भी इन्होंने यहाँ पे देख लिया, और प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा वगैरह वो भी इन्होंने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं, मैं अमीबा के बारे में बात करूं, तो ये सब क्या है? ये सब माइक्रोब्स है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या काम किया था? सूक्ष्म जीवों की खोज कर ली। इतना महान काम इन्होंने यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसीलिए इनको, लिवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव का पिता इनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको एक एक करके हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? एंटोनी वेन लिवेनहॉक के बारे में। ठीक है, लिवेनहॉक, अगर पूरा नाम याद नहीं हो रहा तो आप लिवेनहॉक याद कर लीजिए। तो लिवेनहॉक एक ऐसे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। क्या देखा यहाँ पर? सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, और उन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इन्होंने क्या नामकरण उसका दिया? एनिमलक्यूल्स। क्या नाम रखा बच्चों इन्होंने यहाँ पर इसका? एनिमलक्यूल्स। ठीक है, और जो कि बाद में पता चला कि इन्होंने क्या देखा था? जीवाणु को इन्होंने यहाँ पर देखा था। क्या देखा था इन्होंने यहाँ पर? इसे जीवाणु को यहाँ पर देखा था। और ये कब की बात थी? 1676। कब की बात थी? 1676, यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे उसके बाद ये आए। ठीक है, 1676 की यह यहाँ पर बात थी। ओके, समझ आ गया? अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जीवाणु की खोज की, इन्होंने स्पर्म की खोज की, इन्होंने आरबीसी की खोज की, इन्होंने प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है उसकी यहाँ पर खोज की, और जो भी इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने समझा, उसको इन्होंने एक पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का क्या नाम था? सीक्रेट ऑफ द नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, आई बात समझ? तो इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब इन्होंने यहाँ पर इन सब चीजों को देखा, माइक्रोब्स को यहाँ पे देखा, सूक्ष्म जीवों को पहली बार देखा, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। और इसीलिए इनको यहाँ पर क्या कहा गया? तो आंसर करना, सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने यहाँ पे बोला है कि मैम प्रोटोजोआ क्या होता है? बेटा जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनको हम सभी प्रोटोजोआ कहते हैं। तो इन्होंने अमीबा को भी यहाँ पर देख लिया था। आरबीसी क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स। ठीक है, चलो कौन से ईयर में? अभी तुरंत ही बताया था बच्चों, कौन से ईयर में? ये देखो लिखा हुआ है 1676। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सभी को? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? चलो बहुत अच्छे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एंटोनी वेन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पर क्या देखा? एनिमलक्यूल्स, जो कि क्या थी? यहाँ पर बैक्टीरिया यहाँ पर थी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पर देखा था उसको इन्होंने एक बुक में लिखा, एक पुस्तक में इन्होंने लिखा, और उस पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ द नेचर। इन्होंने जो भी यहाँ पर देखा है, ठीक है, उसको देखा, वो सब क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव यहाँ पर थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म विज्ञान के जनक, इनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ना दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। पहली चीज, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खान सर से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप में से लगभग मेरे ख्याल से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो खान सर से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको सब कुछ आता होगा। ठीक, तो सब कुछ अगर आता होगा तो फिर ये क्लास करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ भी पढ़ाया है तो वो यहाँ पे बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इससे मैं और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जो पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सबसे बढ़िया यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पहले से कुछ भी नहीं आता। जब बच्चों को कुछ भी नहीं आता तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि अगर आपने सर से भी पढ़ा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, और अगर आप मेरे से भी पढ़ना चाहते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो आप कमेंट करते हो ना कि खान सर ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, खान सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया हुआ है। हो सकता है कि आपने नोट करने में या समझने में कुछ गलती कर दी हो। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो यहाँ पे बार बार आप अन्य टीचर्स का नाम ना लें और खान सर की बातों को भी इस तरह से ना करें। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा पढ़ाया था, वैसा पढ़ाया था, कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पे मेरे से पढ़ने आए हो, आप मेरे से पढ़ो। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर की बात है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही होगी, तो वो नॉर्मल बात है कि भाई होता है, जब आप किसी नए टीचर से पढ़ते हो तो उसका पैटर्न समझने में यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ तो यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं आपको आपका काम आसान कर देती हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास में आइए, आप नोट्स बनाइए ही मत। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप क्लास के बाद बनाते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेरी क्लास में नोट्स बनाओ ही मत। ठीक है, क्यों मत बनाओ? तो उसको ध्यान से सुनो। पहली बात, मैं बोर्ड की पीडीएफ आपको दे दूंगी, आप क्लास के बाद बना लेना, और मैं आपको A4 साइज की पीडीएफ भी दूंगी, तो भी आप उसको बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको बहुत कम समय मिलता है बेटा, लगभग 1 घंटे का भी समय आपको नहीं मिलेगा, ओनली 45 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलेगा, और उसी में ही आपको क्या करना होगा? चीजों को समझना भी है, चीजों को नोट भी करना है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप सभी ना समझने के ऊपर जोर करो कि भाई आप जो समझ पाओगे, जितना बेहतर आप समझ पाओगे, आप उतना अच्छा बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखो 2 बातें मैंने बोली है, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो मेरे मन में थी मैं बोलूंगी, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आप भी परेशान, मैं भी परेशान, बाकी बच्चे भी परेशान। ठीक है,
तो इस चीज को आप लोग ध्यान यहाँ पर रखना। चलो, तो ये वाली बात यहाँ पे समझ आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चलो फटाफट से मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ और फटाफट से बता भी देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वह क्या पूछा जाएगा कि यह बताइए कि साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, पहला क्वेश्चन। तो आंसर क्या करना, साइटोलॉजी जो शब्द था वह हर्टविग नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइटोजेनेटिक शब्द किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, तो आंसर करना जो H.J. मूलर हैं, मूलर, उनके द्वारा यहाँ पर साइटोजेनेटिक शब्द दिया गया था। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर पूछता है हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आंसर करना कि रॉबर्ट हुक को ही हम सभी साइटोलॉजी के पिता यहाँ पर कहते हैं और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है बेटा यहाँ पर, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की खोज कब की थी, 1665 को की थी। छाल यानी कि जो बार्क होता है, जो कॉर्क होता है, उसमें की थी। और जब उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर छाल को देखा था तो मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी। यहाँ पर बीच में आपको कुछ खाली जगह दिखाई दी। ठीक है, इसी को उन्होंने क्या शब्द दिया, सैला शब्द दिया। सैला शब्द का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, और लैटिन में इसको हम कहते हैं सैला। यही धीरे धीरे करके सेल शब्द में बदल गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, और जो सेल शब्द का नामकरण किया वह किसने किया, तो आंसर करना रॉबर्ट हुक ने ही किया। ठीक है, पर यह डेड सेल थी, यह एक मृत कोशिका थी। अब जब यह मृत कोशिका थी तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जीवित कोशिका की खोज किसने यहाँ पर की थी। आपको आंसर करना है लिवेनहॉक। ठीक है, लिवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी जो कि क्या था, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और इन्होंने जब उसको देखा तो इन्हें यह नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया है। इन्होंने इसको क्या नाम दिया यहाँ पे, एनिमलक्यूल्स, यानी एनिमल के बच्चे जैसा, एनिमलक्यूल्स। और जब इन्होंने यहाँ पर इसको देखा, इसको समझा, तो कब देखा इन्होंने, 1676 में इसको यहाँ पर इन्होंने देखा। ठीक है, और इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर देखा, जैसे बैक्टीरिया देखा, स्पर्म को देखा यानी शुक्राणु को देखा, और जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं थी उनको देखा, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा उनको देखा, जो कुछ भी इन्होंने देखा उसको इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। और इनके द्वारा लिखी गई जो बुक थी, जो पुस्तक थी, उसका क्या नाम था, सीक्रेट ऑफ नेचर। और इन्होंने जो देखा था वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को देखा था। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इनको यहाँ पर कहा जाता है। यहां तक बात समझ आई सभी बच्चों को, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर वापस बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो रॉबर्ट हुक हैं उनको हम सभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के पिता कह रहे हैं। लेकिन ठीक है बच्चों, थैंक यू। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा। कैसा क्वेश्चन देखा, वहां पे लिखा था हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। वहां पे लिखा हुआ था कि यह बताओ कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तब हम क्या करें, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, कोशिका विज्ञान के पिता, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कोशिका विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ऐसे भी तो क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तब आपको क्या आंसर करना है कि अगर वहां पर लिखा है आधुनिक साइटोलॉजी के पिता, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वानसन। पूरा नाम क्या है, कार्ल पी स्वानसन। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूरा नाम याद नहीं होता तो आप सिर्फ स्वानसन नाम यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, दिव्या, इशिका, मैं सबके मैसेज देख रही हूँ बेटा, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, सबसे बात करूंगी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम कार्ल पी स्वानसन के बारे में बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जा रहा है, आधुनिक साइटोलॉजी के पिता इनको कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, सेल बुक। क्या नाम है बेटा, सेल बुक।
तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने जो पुस्तक लिखी थी वह कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। क्या थी? माइक्रोग्राफिया। और जो लिविनहॉक ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। और जो स्वानसन ने यहाँ पर बुक लिखी थी उसका क्या नाम है? सेल बुक। क्या है? सेल बुक। ठीक है। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम साइटोलॉजी और मॉडर्न साइटोलॉजी में क्या फर्क है? ये मॉडर्न साइटोलॉजी का क्या मतलब है? तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ द बायोलॉजी अरस्तु है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम्हारी अमृता मैम कुछ बढ़िया ऐसा कुछ कर दे कि अरस्तु को भी पीछे छोड़ दे, कुछ बायोलॉजी में ऐसा कुछ खेल कर दे कि अरस्तु को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है, कि मैं कुछ एक अलग ही जीव की खोज कर दूं, एक अलग ही जीवन का आधार बता दूं, कुछ ऐसा कर दूं मैं भाई खतरनाक तरीके से कुछ, ठीक है, तब मुझे क्या कहा जाएगा? तब मुझे कहा जाएगा मॉडर्न बायोलॉजी के जनक। क्या कहा जाएगा? मॉडर्न बायोलॉजी के जनक कहा जाएगा। ठीक है। मदर मदर कहा जाएगा। चलो अभी छोड़ देते हैं इसको, जनक शब्द को पकड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसा क्यों? तो क्या अरस्तु से उसकी उपाधि छीन ली जाएगी कि भाई अब तुम बहुत हो गए, पिता विता बन गए, अब तुम छोड़ो, अब हम अमृता मैम को मुकुट पहनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जो सम्मान दिया गया है वो तो सबसे ऊपर ही है। ठीक है। तो जब अरस्तु की हम बात करते हैं तो वो फादर ऑफ बायोलॉजी हमेशा रहेंगे, पर मॉडर्न बायोलॉजी का टैग मुझे मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों समझो, यहां पर आता है ईयर की बात। जब कभी भी हम 19वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के बाद जो भी खोज हुई है, फिर से रीडिस्कवरी हुई है, पुनः खोज हुई है, या कुछ भी नया कुछ हमने उसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, और हमने कुछ इतिहास बना दिया, तो वहां पे हम मॉडर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो 19वीं शताब्दी से पहले कौन थे यहाँ पर? रॉबर्ट हुक थे। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्वानसन आए, और जब स्वानसन आए तो उन्होंने यहाँ पर सेल बायोलॉजी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया, तो तब हम उन्हें क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक। आई बात समझ? है ना? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि जो स्वानसन नाम के साइंटिस्ट हैं वो कौन है? आधुनिक साइटोलॉजी के जनक, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? सेल बुक। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक और अच्छी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या? हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है? ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर क्या करना है? प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। क्या आंसर करना है यहाँ पे? प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। दो 2007 के आसपास शायद इनकी डेथ हुई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। तो इनका क्या नाम है यहाँ पे? अरुण कुमार शर्मा। अबे ये क्या है? इसका ये मतलब है इंडियन साइटोलॉजी के फादर का मतलब यह होता है कि इंडिया के अंदर, यानी भारत के अंदर, भारत के अंदर किसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, तब आपको यहाँ पे आंसर करना है, वो है अरुण कुमार शर्मा। आई बात समझ यहाँ पर? ठीक है। क्लियर हुआ? यही क्या था? हमारा पूरा इतिहास था। ठीक है। आई बात समझ? तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करें, फिर से रिवाइज करें फटाफट से। चलो बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम सभी शुरू करेंगे यहाँ पर साइटोलॉजी से। आप सभी क्या समझते हो? क्या मतलब होता है साइटोलॉजी का? बताओ बच्चों, क्या मतलब होता है साइटोलॉजी का? रोशन तुमको ही दिक्कत है, बाकी यहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ही दिक्कत है। चलो बताओ बच्चों, साइटोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ द सेल। जब कभी भी हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम सभी साइटोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। वेरी गुड। सेल क्या होता है? सेल क्या है? तो आंसर करना, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सेल होती है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोशिका की अगर हम बात करते हैं, कोशिका हमारे शरीर की इकाई है।
तो जो जीव बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, उसका निर्माण यहाँ पर कैसे होता है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कोशिका, फिर बनते हैं ऊतक, फिर बनता है अंग, फिर बनता है अंग तंत्र, और फिर क्या बनता है यहाँ पर, तो आंसर करना जीव यहाँ पर बनता है। हाँ बच्चों, संडे को छुट्टी रहेगी, तो आंसर करना सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। और ये जो बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर होता है, इसे हम सभी कहते हैं कोशिकीय संगठन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, पर यह जो साइटोलॉजी शब्द है, यह किसके द्वारा दिया गया था, हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है साइटोजेनेटिक्स, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर करना मूलर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। बहुत अच्छे। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है बच्चों, माइक्रोग्राफिया। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है, आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है, तो आंसर क्या करना है यहाँ पे, स्वानसन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वानसन। बहुत बढ़िया, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर करना है सेल बुक। क्या नाम याद रखना है, सेल बुक। ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर क्या करेंगे, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज का सेशन हम सभी इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक अच्छे समझ आया होगा। और कल हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे सेल थ्योरी। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी पढ़ने के बाद जो सेल होता है उसको हम सभी यहाँ पर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अब मिलूंगी मैं आपको मंडे को। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल है संडे, तो कल करो आराम। ओके, और फिर उसके बाद हम सभी मिलेंगे कहाँ पर, मंडे को। ठीक है, चलो, तो आप सभी जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।